हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल क्यूरियस फिजिक्स में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड पार्ट ऑफ योर चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीख लिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से हम गए मैग्नेटिक फ्लक्स पे एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ पर्टिकुलर एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या अभी जनरेट करता है आप ईएमएफ। सिंपल सीधे शब्दों में बात करें तो हम क्या सीख गए कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में तो क्या मिलेगा हमें, तो मिलेगा हमें आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो करंट आएगा उस पर्टिकुलर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू दी कोज, जो कोज उसे प्रोड्यूस करना चाह रहा है। ठीक है, अगर बात करें क्या सीखा अब तक, सिंपल वर्ड में यह सीखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है आपका बी ए कोस थीटा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है तो चेंज करने के पीछे या हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, एरिया को चेंज कर सकते हैं, और थीटा को चेंज करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? इस पर्टिकुलर केस में जिस टॉपिक का नाम है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या है आपका, कैसे जब हम ये सेटअप की बात तो बाद में करेंगे कि कैसे अगर हम थीटा को चेंज करें, थीटा को चेंज करें, ये मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और सामने कोई लूप रखा हुआ है या फिर कोई कॉइल रखी हुई है। जब ये सामने है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है ना। जैसे जैसे ये घूमना स्टार्ट होगा मतलब थीटा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहां पे कोशिश करता हूं बनाने की, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये कोई लूप है, मान के चलो ये कोई लूप है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर लूप में क्या हो रहा है, ये इस एक्सिस के अलोंग, मान के चलो ये इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट हो सकता है, मतलब ये घूम सकता है। इस एक्सिस के अलोंग क्या हो सकता है, ये घूम सकता है। ठीक है, ऐसे रोटेट हो सकता है। अब सिंपल सी बात है, अब यहां से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। एरिया इसका ए मान लिया, एरिया इसका क्या मान लिया, ए मान लिया, और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पीछे से आ रही है मतलब। ठीक है, इसको पार करते हुए जा रही है, मान लिया मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्टिंग में अगर बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का एंगल कितना है, अगर सिंपल इस बात करेंगे तो मान के चलो 90 डिग्री है। पर ये जब घूमेगा किसी दूसरी सिचुएशन में जाएगा तो आपको नहीं लगता कि एंगल चेंज हो जाएगा। मान के चलो ये किसी घूम के दूसरी सिचुएशन में आ गया, ये लूप, ये कुछ ऐसे आ गया, लूप ऐसे था, तो अब लूप ने क्या किया, कुछ एंगल बना लिया, कुछ ये ऐसे टर्न हो गया, मान के चलो ये कुछ ऐसे आ गया, मतलब थोड़ा सा अपनी जगह से शिफ्ट हो गया। जब ये अपनी जगह से शिफ्ट हुआ तो आपको नहीं लगता कि क्या होगा, आपका एंगल चेंज हो जाएगा। ये एंगल, ये सिर्फ दिखाने का तरीका है, डायमेंशन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो एंगल क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। घूमिए इसी एक्सिस पे रहा है और ये एक्सिस जो है ये अब ये रहेगी तो हमेशा बीच में ही है ना। तो ये कुछ ऐसा हो गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि एंगल थीटा चेंज हो गया? क्या मेरी बात समझ में आई है? इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके कि अगर हम थीटा को चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और ये टाइम के साथ जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलने लगेगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। एसी जनरेटर की अगर बात करते हैं, ये सिंपल सा सेटअप है, ये आपकी एनसीईआरटी में अभी बना हुआ है। इसमें क्या है, ये आपका मैग्नेट है। तो मैग्नेट क्या सप्लाई कर रहा है, मैग्नेट का काम है, बहुत बड़े बड़े मैग्नेट है तो मैग्नेट सप्लाई कर रहे हैं आपका कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कर रहे हैं, अगर इसकी डायरेक्शन की बात करोगे तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड द, और बहुत बड़े बड़े हैं तो स्ट्रेट लाइन में मान के चल सकते हैं। ठीक है, मान के चलो बी इंटू बी, इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई कर रहे हैं। और एरिया, एरिया क्या है आपका, इस लूप का, इस कॉइल का, जिसको यहां पे नाम दिया आर्मेचर। ये क्या है, आर्मेचर। ये रोटेट कर रही है, मतलब थीटा चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होगा आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस पूरे सेटअप का मेन काम ही है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना, कॉइल को मूव कराना, और एरिया यहां पे क्या है आपका, ए, जो इस लूप का एरिया है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है जी।
तो हमेशा बी और ए के बीच में आपका एंगल चेंज होता रहेगा। और माना इस जो पर्टिकुलर जो कॉइल है इसमें आपके एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो अगर मैं बात करूं अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे क्या होगा, एन ए बी कॉस थीटा। अगर मैं थोड़ा सा भी आपको याद होगा जो लास्ट क्लास आपकी जो 11वीं की जो चैप्टर आपका वेव्स वगैरह से आपको पता होगा कि एंगुलर वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। ये भी आपको याद होगा, ठीक है ना। ये आपको मतलब छोटी छोटी चीजें आपको पहले से याद होनी चाहिए। और थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा को मैं 2 पाई, थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा को मैं और भी क्या लिख सकता हूं, छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए। 2 पाई बाय टी, 2 पाई क्या होता है, एक रोटेशन, और टाइम क्या है, टाइम पीरियड। और 1 बाय टी को क्या लिख सकता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू वी, बिकॉज 1 बाय टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होती है ये, ठीक है। इसके अभी यूनिट क्या होते हैं, हर्ट्ज होते हैं। और क्या लिख सकता हूं मैं, थीटा को मैं अगर एक्सेलरेशन नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है तो मैं थीटा को मैं ओमेगा इंटू टी भी लिख सकता हूं। बस ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी जो आप पहले पढ़ चुके, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ने क्या बोला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी, इसको क्या करना है बेसिकली आपको, इसको करना है आपको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होती थी, माइनस डी एन ए बी कोस थीटा डिवाइड बाय डी टी। क्या मेरी बात समझ में आई? जब मैं इसको आगे लिखूंगा तो एन भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, सब कुछ आपका बाहर आ जाएगा। एन ए मैग्नेटिक फील्ड माइनस डी बाई डी टी, डी बाई डी टी क्या हो गया, ये अंदर क्या बचा, कोस थीटा। अगर मैं कोस थीटा को डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, क्या माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन ए बी साइन थीटा। और जो अभी चेन रूल है, चेन रूल ने क्या सिखाया कि लास्ट में क्या होगा आपका डी थीटा बाई डी टी फिर लिखा जाएगा, ठीक है। और एन ए बी डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, ये अभी लिखा यहां पे ओमेगा, मतलब एंगुलर स्पीड ओमेगा साइन थीटा। ये आ गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर इस टर्म को मैं देखूं यहां पे, सिर्फ मैं देखूं यहां पे, अगर इसको मैं देखूं तो आपको लगता है कि एन ए बी ओमेगा कांस्टेंट है हमेशा, तो इसको बोल देता हूं मैं मैक्सिमम वैल्यू यही होगी। अगर साइन थीटा की वैल्यू देखोगे, जो साइन थीटा है वो कहां से कहां तक अभी मूव करता है बेटा, 0 और 1 के बीच में। तो इसकी अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, ई मैक्स जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री एट थीटा इज इक्वल टू 90, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एन ए बी ओमेगा। और ई मिनिमम की बात करूं तो कितनी होगी, जब थीटा कितना होगा 0, तो इसकी वैल्यू होगी आपका 0। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे ई नॉट मान लिया, इसको क्या मान लिया, ई नॉट, एन ए बी ओमेगा को क्या मान लिया, ई नॉट मान लिया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट साइन थीटा, और साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, थीटा को मैंने यहीं पे लिखा है, थीटा को लिख सकता हूं मैं ओमेगा टी। तो ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जब थीटा होगा 0 तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, और थीटा क्या होगा, थीटा किसके बीच में, एरिया वेक्टर, एरिया के बीच में, एरिया वेक्टर अभी सिखाया था, ठीक है। फर्स्ट जो अभी चैप्टर था वहां भी सिखाया था, और जब मतलब फ्लक्स की बात कर रहे थे तब भी लेना सिखाया था, जब मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एरिया तो थीटा 0 कब होगा, मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में, जब आपका वो कितना घूम जाएगा, जब घूम जाएगा आपका वो 90 डिग्री। स्टार्टिंग में कितना है थीटा, स्टार्टिंग में थीटा कितना है, अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में यहां पे देखोगे तो थीटा कितना है, एरिया का ऊपर को है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में थीटा 90 डिग्री, स्टार्टिंग में थीटा कितना है 90 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? और जो चेंज सबसे ज्यादा कब होगा, चेंज सबसे ज्यादा कब होगा,
चेंज होगा जब वो 90 और 0 के बीच में घूम जाएगा। ठीक है, 0 और 90 के बीच में घूम जाएगा। तो यहां तक समझ आना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपको बताया जब वो पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है, जब वो पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है, तो यहां पे लिखा है कि स्टार्टिंग वाले केस में अगर आप देखोगे, द प्लेन ऑफ आर्मेचर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। द प्लेन ऑफ आर्मेचर क्या है आपका? परपेंडिकुलर है किसके? उसमें परपेंडिकुलर है किसमें? है ना, तो वहां पे फ्लक्स क्या है आपकी? मैक्सिमम है। फ्लक्स क्या है आपकी? मैक्सिमम। जब वो रोटेट हो जाएगा, एक चक्कर पूरा करेगा, तो क्या फ्लक्स क्या होगी? मैक्सिमम चेंज आएगा। डी वहां पे क्या होता है? डी फाई बाई डी टी, तो मैक्सिमम चेंज। तो यहां पे ईएमएफ 0 से लेके 90 के बीच में मैक्सिमम। फिर क्या हो जाएगा? 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में फिर से 0 की तरफ मूव करेगा, है ना। फिर क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर कहां मूव करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिंपल आपको ऐसी एक पूरी वेव मिल जाएगी। ठीक है, तभी बोला कि जब एक पूरा कंप्लीट करेगा तो ऊपर वाला पोर्शन, जब t/2, ये t/4 टाइम है, जब वो 0 से लेके 90 के बीच में मूव करेगा, फिर वो 90 और 180 के बीच में मूव करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो ये है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यहां पे 3t/, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? माइनस में आने लगेगा। यहां पे कैसे आने लगेगा? माइनस में आने लगेगा। क्या क्या मेरी बात समझ में आई? और 270 और 360 बीच में ये, तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, और इसीलिए बोला इसको एसी जनरेटर। एसी का होता है अल्टरनेटिंग करंट। जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे अच्छे से, वहां पे एसी भी अच्छे से पढ़ लोगे। और एसी जनरेशन जो अभी आपका जनरेटर है, वो भी अकॉर्डिंग टू ईयर जो सिलेबस है वो भी उसी चैप्टर में दिया, लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ पे तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। तो ये अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए। ठीक है, ये सिंपल इन्होंने मैग्नेट दिखाए और बीच में जो आर्मेचर है वो मूव कर रहा है। सेम टू सेम आपको वहां पे लिख के आना है। ये टाइम जब वो आधा t/4, मतलब जब वो टोटल टाइम के, जब वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, एक रोटेशन पूरा कंप्लीट कर लेगा, तो उसके कितने वाले t/4, मतलब चौथे हिस्से में वो मैक्सिमम में जाएगा, क्योंकि वहां पे थीटा क्या हो जाएगा? चेंज कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, फिर वो नीचे, और वैसे करते करते आपका क्या हो जाएगा? आपका वापस उसी में पहुंच जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ये जो अभी ग्राफ है आपको अच्छे से समझ भी आना चाहिए और बनाना भी आना चाहिए। तो हाथ से इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एग्जाम में आएगा ये। अब अभी वहां पे अच्छे से बनता नहीं है। बीच में जो आर्मेचर है ये कैसे बनानी है, वहां पे थोड़ा सा इमेजिन करवाना पड़ता है कि ये अभी 3D में है, ऊपर कौन सा पॉइंट कैसे लिखा हुआ है, वो सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो नेक्स्ट आता है, ये था आपका एसी जनरेटर, छोटा सा एसी जनरेटर, छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, Kamla, pedals a stationary bicycle. The pedals of the bicycle are attached to a 100-ton coil of area 0.10 meter square. The coil rotates at a half revolution per second. हाफ रिवोल्यूशन पर सेकंड मतलब आपको क्या दिया है अभी, मतलब फ्रीक्वेंसी दी है हाफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ऊपर वाले केस में अगर आप देखोगे ये एक्सिस था उसका रोटेट करने का और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर थी। ठीक है, तो सिंपल वहां पे ये था। और फिर क्या दिखा इन्होंने? टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन दी कॉइल। मैक्सिमम वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अगर आप देखोगे, ई का फॉर्मूला था ई नॉट साइन थीटा और साइन ओमेगा टी। तो मैक्सिमम क्या है? ये ई नॉट ही मैक्सिमम है, और साइन तो उसकी वैल्यू को थोड़ा बहुत चेंज करता है। और इसकी वैल्यू क्या लिखी थी हमने? ई मैक्स की वैल्यू, ई मैक्स की वैल्यू लिखी थी हमने एन ए बी इंटू ओमेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर यहां पे मैं बात करूं, क्या इन्होंने टोटल टर्न्स दिए हैं? यस, मेरे को टोटल टर्न्स दिए इन्होंने 100। एरिया भी दे रखा है इन्होंने मेरे को 0.10 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है मेरे को 0.01 टेस्ला। और क्या दिया है मुझे? और मेरे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है
कोल रोटेट्स अ हाफ, मतलब 1/2 या 0.5 रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो क्या मैं ओमेगा निकाल सकता हूं? ओमेगा अगर मैं निकालूंगा तो मैंने अभी बताया 2 पाई इंटू 2.2 फ्रीक्वेंसी, और 2 पाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 0.5 मतलब 1/2, 2 से 2 कट गया मतलब पाई या फिर 3.14 रेडियन पर सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आई? ये है आपका ओमेगा। अगर ओमेगा थोड़ा सा समझ में आ गया, फिर क्या वैल्यू ही पुट करनी है, तो ई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी n 100.10.01 इंटू n हो गया, a हो गया, b हो गया, ओमेगा 3.14। अब इसको मैं देखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/10, इसको 1/100। सो ये दोनों तो कट जाएंगे आपस में, और 1/10 तो आएगा 0.314 वोल्ट, 0.314 वोल्ट। तो सिंपल सा जो क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो सकता है और उसको कैसे अप्लाई करना है। ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको सीखनी पड़ेगी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको सीखनी पड़ेगी। अब चलते हैं आपका एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज क्या है? बेसिकली मैं पूरी तो सोल्व नहीं करूंगा, लेकिन हिंट पक्का दूंगा ताकि आप सोल्व करो बैठ के। बेसिक कंसेप्ट बता दूंगा और आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है। तो आगे चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल उन्होंने पूछा है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल उन्होंने पूछा है, जहां तक सिंपल उन्होंने पूछा है कि आपको क्या बताना है। बेसिकली जो करंट है वो आपको बताना है कि इस कॉइल में कैसे करंट मूव करेगा, कैसे करंट मूव करेगा। अगर मैं ए पार्ट में देखूं, ए पार्ट में क्या किया है इन्होंने, साउथ डायरेक्शन यहां जा रही है और नॉर्थ वाली यहां से जा रही है, ठीक है। अब इसमें करंट कैसे मूव करेगा, इसमें करंट कैसे मूव करेगा? अगर साउथ वाली यहां को जा रही है, साउथ वाली यहां को जा रही है, तो ये जो कॉइल है ये ऐसे इंड्यूस करेगी, हमने बोला था अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ कि ये इस साउथ को अपोज करेगी। तो इस सोलेनॉइड के अकॉर्डिंग क्या नॉर्थ यहां को जाना चाहिए? अगर याद होगा, अगर करंट ऐसे पास करता था तो कहां को जाता था? यहां को। क्या मेरी बात समझ में आई? अब कहां को जाना चाहिए? अब इस डायरेक्शन में जाना चाहिए नॉर्थ। तो जो करंट है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? करंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए? अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो करंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए? इस डायरेक्शन, जहां तक मुझे समझ में। फिर ये यहां से यहां आया तो करंट इस कॉइल को कैसे फील हुआ? ऐसे फील हुआ, है ना। अगर दूसरी डायरेक्शन में होगा करंट, है ना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जो लेंजिस लोगों ने सिखाया हमें वही फॉलो करना है। हमें क्या फॉलो करना है कि करंट ऐसे जा रहा है, ये अगर ऐसे जाएगा, ऐसे, है ना, ऐसे जाएगा तो नॉर्थ इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि साउथ आ रहा है यहां पे, ठीक है। जब ऐसे जाएगा नॉर्थ तो साउथ कहां जाएगा? ऐसे अपोज करेगा, ये क्या करेगा? अपोज करेगा। तो जो करंट होगा कुछ ऐसे जाए। क्या मेरी बात समझ में आई? जो एरो दिखा रहा है वो करंट की डायरेक्शन आपको लेंजिस लॉ अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसे जाएगा तो मतलब नॉर्थ यहां जा रहा है, और नॉर्थ यहां तो साउथ कहां? यहां, और साउथ पास आ रहा है तो इसका साउथ यहां पे होना चाहिए, जो इसके आने को रिपेल करेगा, इसके आने को रिपेल करेगा। मेरी बात समझ में आई? सिंपल कंपेयर करना है जो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती थी, बस उसी से। ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले, ये सारे ठीक कर दोगे। इसको कोई भी रट्टा नहीं मारना, जैसी अंडरस्टैंडिंग है वैसे का वैसे। मतलब इस पे कैसे जो अभी मतलब करंट है ऊपर वाले पे क्यू आर पी से क्यू की तरफ मूव करेगा। सेकंड वाले में आप देखोगे, इस वाले में तो क्या कंडीशन सेम ही है। अगर इस वाली कॉइल में बात करोगे क्या कंडीशन सेम ही है, तो करंट कैसे पास करना चाहिए? क्या ऐसे पास करना चाहिए तो यहां को जाए नॉर्थ, और साउथ यहां को, तो ये ऐसे पास करेगा, ये ऐसे पास करेगा, है ना। तो मतलब यहां से ये कॉइल ऐसे जा रही है तो ये ऐसे पास करेगा, है ना। तो इसकी वजह से पहली और दूसरी में तो लगभग सेम ही पास करेगा। सेकंड वाली पे अगर आते हैं तो नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है तो इसमें कैसे करेगा?
ऐसे। इसमें कैसे करेगा, ऐसे। इसमें नॉर्थ कहां को जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में, नहीं सॉरी, नॉर्थ जा रहा है इससे दूर, तो ये भी क्या करेगा, नॉर्थ इसी डायरेक्शन में जाएगा। नॉर्थ किस डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो करंट है आपको लेंजिस लॉ से उसकी डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए। सी पार्ट में अगर जाओगे, सी पार्ट में लिखा है जब मैं की टैप करूंगा फर्स्ट वाले पे तो दूसरे वाले पे करंट, अगर मैं की टैप करूंगा तो लूप में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। तो ये जो लूप में मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इंक्रीज होगी तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करने की भी ट्राई करेगा, उसको अपोज करने की ट्राई करेगा। तो ये ला रहा है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहां जो करंट आएगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे करंट आएगा। ये यहां से आ रहा था तो ये ऐसे आएगा। सेम दूसरे केस में जैसे ही आप रियोस्टैट का एरो दिया, रियोस्टैट क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस बताता है। क्या बताता है बेटा, रियोस्टैट बताता है आपकी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो सर्किट में करंट इंक्रीज होगा कि कम होगा, खुद सोच के देखो। अगर मैंने बोला कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो रियोस्टैट में करंट बढ़ेगा कम होगा, कम होगा। जब करंट कम होगा तो वो क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में करंट को लेके आएगा। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड फिर कम होगी कि बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड जब करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई वाला अगर याद होगा फॉर्मूला, इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 करके कुछ आता था। तो ये जब रियोस्टैट को इंक्रीज करोगे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो इसमें करंट क्या हो रहा है, इसमें करंट डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें करंट डिक्रीज हो रहा है मतलब इसमें क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगी। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगी तो इसमें जो आप अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीज होगी तो इसमें भी सेम डायरेक्शन में करंट आएगा, ये उसको कम होने नहीं देगा। पहले वाले केस में ये बढ़ाएगा तो वो उसको कम करेगा। सेकंड जो डी पार्ट है, डी पार्ट में क्या है, आपका करंट कम हो रहा है तो जो लूप होगा उसमें इंड्यूस्ड करंट कुछ ऐसे जनरेट होगा जो कम होने नहीं देगा, मतलब सेम ही डायरेक्शन में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहां पे जैसे ही मैं लूप को अगर मैं जैसे ही टैपिंग की जस्ट रिलीज, टैपिंग की को जैसे ही मैंने रिलीज किया तो करंट बढ़ा कि कम हुआ, करंट माना पहले आई रहा होगा, है ना। जब करंट पहले आई रहा होगा तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और जैसे ही मैंने की को रिलीज किया क्या आई की वैल्यू 0 आ गई, आई की वैल्यू जैसे ही 0 आई तो दूसरे वाले में जो लूप है इसमें ये ऐसे इंड्यूस्ड करंट होगा अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ कि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम नहीं होनी चाहिए, मतलब जो करंट है वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करे। तो कैसे होना चाहिए कि ऐसे आना चाहिए, ऐसे इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो करंट था ये कैसे प्रोड्यूस कर रहा था, इसी डायरेक्शन में कर रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये भी क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। ये क्या मेरी बात समझ में आई। नीचे पक्का पढ़ना है कि लिखा क्या हुआ है, टैपिंग की इज रिलीज, टैपिंग की इज रिलीज। क्या मेरी बात समझ में आई। लास्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का एफ पार्ट, द करंट आई डिक्रीजिंग एट अ स्टडी रेट, करंट डिक्रीजिंग एट अ स्टडी रेट। यहां पे जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड जहां पे चाहिए दोनों का, एक तो जो वायर है, वायर के चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड एक ही उसमें रहती है ना। तो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का कोई मतलब नहीं है, तो यहां पे कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। यहां पे करंट कितना आएगा, 0 आएगा करंट। कितना करंट आएगा, 0 करंट आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई। ठीक है, बस इतना याद रखना, इंड्यूस्ड करंट जो होगा जो चेंज को अपोज करेगा, चेंज को अपोज करेगा। नीचे अच्छे से पढ़ना है कि टैपिंग की रिलीज हो रही है, अटैच हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, इससे समझ में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, आई होप आई होगी अभी थोड़ी बहुत। नेक्स्ट आता है यूज लेंजिस लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दी सिचुएशन। पहली सिचुएशन, अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप। सिंपल सी बात है, जब सर्कुलर शेप पे ये चली जाएगी, जब सर्कुलर शेप में
चली जाएगी तो एरिया इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज होगा, क्योंकि सर्कल जो बनेगा, एक सेकेंड है ना, अगर मैं कुछ बनाता हूं तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, और सर्कल कुछ ऐसा बनेगा तो एरिया इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? जब एरिया इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ी कि कम हुई? एंड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ी। जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ी तो इंड्यूस्ड करंट उस बढ़ने को रोकेगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन को है, तो वो क्या करंट प्रोड्यूस करेगा? बाहर की डायरेक्शन को, बाहर, जिसकी वजह से ये आएगा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? ये, क्योंकि ये जो इंड्यूस्ड करंट आएगा, इट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन, और यू कैन से टुवर्ड्स यू। ठीक है। सेकंड में अगर मैं आप देखोगे, सेकंड में लिखा है अ सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर। अगर एक सर्कल को एक वायर में लेके आए तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज? डिक्रीज हुआ। क्या हुआ बेटा? डिक्रीज। तो ये क्या करेगा? इट ट्राई टू जनरेट द इंड्यूस्ड करंट इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द इफेक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कम होने से रोकेगा। मतलब जो करंट आएगा, जो आंसर आएगा, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? अंदर की साइड को। उसकी डायरेक्शन कहां होगी? अंदर की साइड को। तो वो कैसे घूमेगा? वो जाएगा बेसिकली क्लॉकवाइज। कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज, ये सॉरी, गलती, एरो गलत हो गया, क्लॉकवाइज, ये आया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जाएगा तो अच्छा, ये बाहर को ही है तो ना, बाहर को है तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर स्टार्टिंग वाली बाहर को है तो ठीक है। तो कैसे जाएगा? आएगा कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। उस चेंज को होने से नहीं देगा। मतलब जैसी डायरेक्शन पहली की वैसी ही दूसरी की भी। और अंदर जब छोटा कर दोगे तब भी कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, मतलब ये चेंज को रोकेगा। हमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है कि ये चेंज को होने से रोकेगा, चेंज को होने से रोकेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई है? ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बेटा, अ लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। सो द वैल्यू इज स्मॉल n इज इक्वल टू 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मींस 15 टर्न्स पर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.01। ठीक है। तो ये आएगा आपका 1500 मीटर, टर्न्स पर मीटर, टर्न्स per meter. Next is area of the loop is 2 centimeter square, मतलब 2 into 10 raised to power minus 4 meter square. And if the D and the current changes from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second, so what is the induced EMF in the loop while the current is changing? So the induced EMF is minus d5 by dt. So phi is, in case of solenoid, phi is b into a cos 0, cos 0 1. So b is equal to mu naught n I a given. So induced EMF minus mu naught n a di by dt. So di by dt 4 minus 2 change in current divided by in 0.1 second. If you put these values, mu naught 4 by into 10 raised to power minus 7, n की वैल्यू भी दी है 1500, एरिया भी दिया, सब कुछ दिया, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ 8 सेंटीमीटर and 2 centimeter with a small cut in the moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude this, directly normal to the loop. What is the EMF develops across the cut if the velocity of loose? So induced EMF का फॉर्मूला BLV, induced EMF का फॉर्मूला क्या होता है? BLV। तो B यहाँ पे दिया है, B भी दिया है, L भी दिया है, V भी दिया है। ठीक है। बट यहां पे बोला है, दो केस दिए हैं। फर्स्ट केस, इफ द वेलोसिटी इज दिस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, normal to the longer side mean to say that in first case L will be 2 centimeter
and V you know it is 1 centimeter per, and second case L is equal to 8 centimeter. Okay, in first case if length is 2 centimeter, then this have to cover the distance of 8 centimeter. It has to cover the distance of 8 centimeter, then the time will be 8 by velocity in first case. In second case the time will be 2 by V. Just you have to put the value, you will get your answer. ठीक है, द क्वेश्चन डायरेक्टली कहां से आया आपका, जो मोशनल ईएमएफ है बस वहां पे एल एक साइड एक टाइम ऐसे जा रहा है और एक टाइम ऐसे जा रहा है, बस दोनों में फर्क याद रखना है, ज्यादा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। 6.5 में देखोगे, अ 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रोड इज रोटेटेड विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। इस केस में अगर आप देखोगे 6.5 पे, तो यहाँ पे ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा इज 400 रेडियन पर सेकेंड, आर वैल्यू इज 1 मीटर and B is equal to 0.5 Tesla. Then you know if all these values are given, then induced EMF is B omega R square by 2. Then just you have to put these values and you will get your answer. You will get your answer. Next is 6.6. A horizontal straight wire 10 meter long extended from east to west falling with a speed of 5 meter per second. This is basically the wire. Wire is falling with the speed of this at right angle to the horizontal component of the Earth's magnetic field. This value is this. Then what is the instantaneous value of the EMF? So again the formula, instantaneous value is E first you have to put BL. V, B is magnetic field, L is length 10 meter and speed. So you have to just put the value, you will get your answer. Next is what is the direction of the EMF? Direction of the EMF will be east to west. From east to west you have to just follow the law of you can follow with the help of Fleming's rule, you will get your answer. Next is C, which end of the wire is at the higher potential? In actually the formula of induced EMF in अगर मोशनल EMF की बात करते हैं तो क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है आपका L V क्रॉस B. So V is downward direction and B is south to north, so you will get B cross B in east direction. East direction will be at higher potential. सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सिंपल आपको पता होना चाहिए कि V क्रॉस B होता है। वहां पे हर केस में था 90 डिग्री एल बी साइन थीटा, तो इसलिए वहां पे लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन की बात आ गई। ठीक है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन होती है V क्रॉस B, मतलब वेलोसिटी नीचे को मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा कहां पे आएगा आपका, वो ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। कहां पे आएगा, ईस्टर्न डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट 6.7, करंट इन द सर्किट फॉल्स फ्रॉम दिस टू दिस in 0.1 second if an average EMF of 200 induced give the estimate of self inductance. So you know induced EMF is E is equal to minus L di by dt. So here induced EMF is 200, L is you have to find, and di by dt minus 5, di का होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 minus 5 dt कितना दिया है 0.1. just you have to find the Just you have to put the value, you will get your answer. 6.8, a pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry. If the current in one coil changes from this to this in 0.5 second, what is the change of flux? So induced EMF is equal to d phi by dt, and also induced EMF is equal to, if you know, induced EMF is equal to minus m di by dt. Then the magnetic flux will be, change in magnetic flux, m into, if you compare these formulas then you can easily, you have to find m
and di, then easily you can find the value of flux, change of flux, change of flux. Are you getting my point? Just you have to put the values, you have to put the values, you will get your answer. ओके, आई थिंक दैट्स इतना काफी है मेरी तरफ से आज के लिए. नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे. यहां तक ये चैप्टर जब आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, अपने बोर्ड्स के लिए ज्यादा डीप डाइव नहीं करना है. ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही. थैंक यू सो मच. अपना ध्यान रखो. टेक केयर. बाय बाय.